वृद्धि करेगा। मैं परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर अनिल काकोडकर सर से अब प्रार्थना करूंगा कि वे हमें आशीर्वचन दें। आदरणीय डॉक्टर अनिल काकोडकर सर। चरोतर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और मंत्री महोदय, यहाँ उपस्थित चरोतर एजुकेशन सोसाइटी के सभी सदस्य, और विशेष रूप से चरोतर एजुकेशन सोसाइटी के सभी शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप जो बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी का अभिष्ट चिंतन करना चाहता हूँ और आने वाले वर्षों में आप सभी अपने राष्ट्र के लिए और साथ ही साथ अपने अपने व्यक्तिगत जिंदगी में उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएं, ऐसी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। आज़ादी को आज 68 साल पूरे हो गए। चरोतर एजुकेशन सोसाइटी जो अपने 100वें, आपको भी 100 साल पूरे हो गए, 101st ईयर, तो आप 99 ईयर, सो आप शताब्दी समारोह मना रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी देश जब आगे आता है तो उसमें उस देश में बच्चों के लिए, उस देश के मानव संसाधन के लिए काम करने वाली ज्ञान संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, इनकी एक बड़ी अहम भूमिका होती है। चरोतर एजुकेशन सोसाइटी ने तो भारत की स्वतंत्रता के कई साल पहले से भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के सामाजिक प्रगति के लिए और स्वतंत्रता के बाद भारत दुनिया में एक बलशाली देश के रूप में उभरे, आगे आए, इसके लिए आपकी इस सोसाइटी ने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। यहाँ के इस धरती से, जैसे आपके चेयरमैन साहब ने अभी बताया और मुझे भी ये अच्छी तरह से मालूम है कि इस धरती से, यहाँ की इस संस्था में पढ़े लिखे महानुभावों के योगदान से भारत की स्वतंत्रता में और भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है।
वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, श्री एच.एम. पटेल, जो एक बड़े अर्थतज्ञ थे, साथ ही साथ डॉक्टर कुरियन। अब से कितने नाम बताऊं कि जिन्होंने केवल इस विभाग के लिए ही नहीं, केवल देश के लिए ही भी नहीं, मगर दुनिया के सामने विकसनशील देश में विकास कैसे हो, इसका एक बहुत बड़ा मॉडल, बहुत बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने रखा हुआ है। मुझे मालूम है कि आपका इलाका एक तरफ ग्रामीण इलाका है और दूसरी तरफ भारत में सबसे अधिक पर कैपिटा जीडीपी वाला भी इलाका है। और ये एक अपने आप में बहुत अहम बात है। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जैसे मानते हैं कि बम्बई, अहमदाबाद जैसे बड़े शहर, वहाँ पे आर्थिक ताकत ज़्यादा होती है और ग्रामीण इलाकों में आर्थिक ताकत कम होती है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि ग्रामीण इलाकों में अगर शिक्षा और लोगों का जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है, लोगों का नया इनोवेशन है, लोग जो नई तकनीक का अवलंबन करके अपने यहाँ के जो लोकल संसाधन हैं उनके आधार पर आप संपत्ति निर्माण कर सकते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर कैपिटा जीडीपी इतना अधिक करके दिखाया है आप लोगों ने। ये मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा सबक है, अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आज भी हमारे देश के 2/3 हिस्सा देहातों में बसता है और आज भी देहातों में जो पर कैपिटा इनकम है वो शहरों के हिसाब से बहुत कम है। बहुत कम मतलब आधा या कहीं जगह तो 1/3 इतना कम है। और अगर ये विषमता हमें दूर करनी है तो मेरी ऐसी मान्यता है कि चरोतर के परिसर में आप लोगों ने जो कर दिखाया है पिछले अनेक दशकों से, ये मॉडल पूरे देश ने अपनाना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में एक सबसे अधिक शक्तिशाली, आर्थिक दृष्टया सबसे संपन्न और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूँ कि जो मानव विकास है, मनुष्य की जो सोच है, उसकी दृष्टि से भी दुनिया में सबसे उन्नत ऐसा देश करके भारत दुनिया के सामने उभर आ पाएगा। मैं आज आप सभी लोगों के बीच भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आप को पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं और इसलिए आप सभी को और चरोतर एजुकेशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद तो देना चाहूँगा ही, मगर साथ ही साथ इसके पीछे जो एक प्रमुख कारण था कि आज डॉक्टर कलाम हमारे बीच नहीं हैं।
आप लोगों ने डॉक्टर कलाम यहाँ आए और ये शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में उनकी यहाँ की उपस्थिति और उससे आप सभी लोग लाभान्वित हों, इस दृष्टि से आपने डॉक्टर कलाम को आमंत्रण दिया था। डॉक्टर कलाम ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया था और डॉक्टर कलाम के प्रति आपकी जो भावना है उसे आपने इस नेल और थ्रेड चित्र के रूप में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। जब मुझे पता लगा कि आप सभी लोगों की ऐसी मंशा थी, किंतु दुर्भाग्यवश आज डॉक्टर कलाम हमारे बीच नहीं हैं, और जब मुझे बताया गया कि ऐसे क्षण में मैं आपके बीच उपस्थित रहूं, तो एक तरफ तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। डॉक्टर कलाम हम सब के लिए, हम सब उन्हें एक असीम अत्यंत आदरभाव की तरह से आदरभाव की दृष्टि से उनकी तरफ देखते आ रहे हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, देश को एक बहुत बड़ा नेतृत्व दिया है, और उससे भी अधिक मैं कहूँगा कि देश के सभी लोगों को, परंतु खासकर युवाओं को बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी उन्होंने किया है। और उस दृष्टि से उनकी जगह यहाँ आना मुझे मतलब छोटे मुंह बड़ी बात ऐसा कुछ महसूस हुआ। लेकिन अब ये भी सोचते हैं कि अब डॉक्टर कलाम तो नहीं आ सकते, आप लोगों ने उनके प्रति इतना प्रेम, इतनी चाहत जो व्यक्त की है, उसका भी कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए। और उसी दृष्टि से एक अत्यंत विनम्र भाव से मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि डॉक्टर कलाम, उनकी स्मृति, उनके जो विचार हैं, उनकी जो देन है, वो हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। और उसी दृष्टि से आपके सामने मैं कुछ 2-4 और विचार रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो डॉक्टर कलाम एक अत्यंत गरीब कुटुंब से, एक मतलब जिसे कहते हैं कि भारत का जो एक साधारण व्यक्ति, भारत का जो एक साधारण कुटुंब, भारत का जो एक रिप्रेजेंटेटिव समाज, उस समाज में वे पैदा हुए, उस समाज में उनका बचपन गया। उन्होंने उसी समाज में, वहाँ पे जो कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध थी, उसी समाज में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने उसी समाज में वहाँ पे जो गतिविधियाँ थी उससे सीखा। आपको मालूम होगा, आपने सुना भी होगा कि बचपन में उन्होंने अपने घर वालों की उपजीविका के काम में सहायता करने की दृष्टि से अखबार घर घर पहुंचाने का काम किया, उसकी बिक्री का काम किया। बाद में जहां वो सीखते, उनका बचपन गया, वहाँ पे अधिक सुविधाएं मौजूद नहीं थी,
तो स्कूल के आगे के शिक्षण के लिए वो पड़ोस के एक बड़े गांव में गए, वहाँ सीखे और धीरे धीरे अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी लगन से वे ऊपर आए। तो कहने का मतलब ये कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपकी आर्थिक परिस्थिति, आपके कुटुंब की आर्थिक परिस्थिति कुछ भी हो, कम से कम भी हो, तो भी आप में से हर एक को डॉक्टर कलाम बनने की क्षमता है। और डॉक्टर कलाम ने पूरी जिंदगी भर बच्चों को जो वो संदेश देते रहे, वो यही कहते रहे कि अगर आप एक अच्छा ध्येय अपने सामने रखो और उस ध्येय प्राप्ति के लिए अगर आप कड़ी मेहनत करो, तो आपकी लगन आपको निश्चय रूप से अच्छे परिणाम जरूर देगी। डॉक्टर कलाम ने सोचा था कि वे एक फाइटर प्लेन, एयर फोर्स में पायलट बनेंगे। किसी कारणवश वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने सोचा, अच्छा अभी मैं हवा में उड़ान भरने की जो मेरी मंशा थी, वो अभी टेम्पररीली ये पूरी नहीं हो रही है, तो मैं अब अंतरिक्ष में जाऊंगा। उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने वाला मिसाइल, उपग्रह छोड़ने वाला रॉकेट बनाया और उसका सफल परीक्षण कर दिखाया। उसमें भी जब पहला परीक्षण किया गया तो थोड़ी असफलता मिली, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस टेक्नोलॉजी को सफल करके दिखाया। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अभी मेरा लक्ष्य इससे भी ऊपर रखूंगा। क्यों ना भारत को ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी से सज्ज किया जाए कि जिससे भारत की संरक्षण क्षमता इस प्रकार की हो कि किसी को भी, किसी दूसरे देश को भी, किसी शत्रु देश को भी भारत की तरफ टेढ़ी नज़र रखने की हिम्मत ना हो। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट का प्रारूप बनाया। उसे जो कोई भी डिसीजन मेकर्स उस वक्त थे, उन सभी को समझाया। उसकी स्वीकृति उन्होंने प्राप्त की और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से वे डीआरडीओ में वापस आए और उस कार्यक्रम को, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया और उसे पूरा कर दिखाया। आप जानते हैं कि आज देश में हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस है, आकाश है, त्रिशूल है, नाग है और अन्य अनेक कई प्रकार के मिसाइल हैं और इसमें हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत करने के लिए जो एक शुरुआत का जो एक प्रारूप बनाया था, प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम को डॉक्टर कलाम ने अपने सहकारियों के साथ उसे पूरा कर दिखाया। उसके बाद वहीं पे वे रुके नहीं। सैटेलाइट लॉन्च
की टेक्नोलॉजी विकसित की, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल की टेक्नोलॉजी विकसित की। बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब अगर इसको अपनी संरक्षण सिद्धता पूरी करनी है तो भारत को परमाणु शक्ति से लैस देश के रूप में हम क्यों ना आगे लाएं। और फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसमें मैं काम करता हूं, और DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका डॉक्टर कलाम नेतृत्व करते थे, दोनों डिपार्टमेंट ने साथ में मिलके शक्ति का परीक्षण पोखरण में किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद डॉक्टर कलाम सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। तो तब मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप अब अन्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में जा रहे हैं, तो आपका मुख्य कार्यक्रम क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि मेरा अब उद्देश्य है कि मैं 1 साल में 1 लाख बच्चों से संवाद करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। तो मुझे अब ये बड़ी अच्छी बात थी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर कलाम से ये सुन के। मगर मैंने सोचा कि ये 1 लाख बच्चों से बातचीत करने का जो 1 साल में जो टारगेट रखा है उन्होंने, वो शायद बहुत कठिन लग रहा है। मगर उन्होंने उसके बाद जहाँ कहीं भी वो अपनी मीटिंग के लिए जाते थे, वहाँ पे उनका आग्रह रहता था कि उस भेंट में बच्चों के लिए कुछ अलग से समय रखा जाए, और उन्हें वे हमेशा संबोधित करते आ रहे थे। मगर कुछ ही महीनों के बाद वे राष्ट्रपति बन गए, देश के सर्वोच्च नेता बन गए। तो उसके बाद जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने उन्हें याद दिलाई कि आपने 1 लाख बच्चों से बात करने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य का अब क्या होगा? अब तो आप राष्ट्रपति बन गए, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कुछ पद की पाबंदियां हैं, तो ये कैसे होगा अब? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, अब तो मेरा टारगेट मैंने बढ़ा दिया है। पहले मैंने सोचा था 1 लाख बच्चों से बातचीत करूंगा 1 साल में, मगर अब राष्ट्रपति बनने के बाद मैं 1 लाख के बजाय 2 लाख बच्चों से 1 साल में बातचीत करूंगा। और जैसा आप सभी शायद जानते हैं कि ये सिलसिला राष्ट्रपति के रूप में भी जहाँ जहाँ गए, वहाँ सभी जगह बच्चों से, विद्यार्थियों से संवाद, ये कार्यक्रम उनके हर एक दौरे में, हर एक विजिट में, ये बच्चों से संवाद करने का जो कार्यक्रम था, वो उनके प्रोग्राम का एक अविभाज्य अंग बना हुआ था। और उन्होंने वो लक्ष्य सिर्फ हासिल ही नहीं किया, मगर उससे वो कई आगे निकल गए। तो ये थे डॉक्टर कलाम। और कहने का मतलब ये है कि साधारण से साधारण बच्चा, साधारण से साधारण व्यक्ति, अगर आप में लगन है, अगर आप में एक अच्छा स्वप्न देखने की जिद्द है, और उस स्वप्न के आधारे जो कुछ ध्येय आप अपने सामने रखें, उस ध्येय प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की अगर आपकी तैयारी है, तो आप, ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता कि जो आपको कठिन हो, जिसे आप पार ना कर पाएं। और मेरे विचार से डॉक्टर कलाम
के जीवन से हमें यही स्फूर्ति लेनी चाहिए और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी डॉक्टर कलाम के जीवन से ये स्फूर्ति लेंगे। अगर आपके निमंत्रण के अनुसार जो उन्होंने स्वीकार किया था डॉक्टर कलाम यहाँ आ पाते तो निश्चय ही आपको उनसे बहुत कुछ स्फूर्ति और अधिक स्फूर्ति, क्योंकि समक्ष बात करना ये अपने आप में एक बड़ी पावरफुल चीज़ होती है और वो ले पाते। और मैं ये पूरी तरह से जानता हूँ कि मैं डॉक्टर कलाम के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, मगर फिर भी उनके जीवनी से, उनके संदेश से जो प्रेरणा आप ले सकते थे और लेने वाले थे, उसका थोड़ा उस तरफ में आपका थोड़ा सा ध्यान भी अगर आकर्षित कर पाऊँ तो मेरे ख्याल में ये जो बड़ी कमी रह गई है उसकी थोड़ी सी पूर्तता हो सकेगी। अंत में आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम बच्चों को उनका एक संदेश हमेशा देते थे। उन्होंने हर एक मतलब समाज के हर एक घटक के लिए एक शपथ निर्माण की थी। युवा वर्गों के लिए एक शपथ थी, डॉक्टर लोगों के लिए अलग शपथ थी, देहातों में काम करने वाले लोगों के लिए कोई शपथ थी। और अगर आप सभी की सम्मति हो तो मैं आपको इस शपथ से परिचित कराना चाहता हूं और मैं इस शपथ को, डॉक्टर कलाम की जो शपथ थी वो अंग्रेजी में थी, उसका मैंने हिंदी में रूपांतर किया है और मैं आपके सामने इसकी एक एक लाइन पढ़ना चाहता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इसे मेरे साथ दोहराएं और जिसके कारणवश डॉक्टर कलाम का जो संदेश, जो शायद वो आपको देना चाहते थे, वो आप तक पहुंच सके और उनके संदेश के अनुरूप और उस संदेश से आप अपने अपने लिए कुछ स्फूर्ति ले पाएं और अपने आगे का जीवन क्रम उस संदेश के अनुसार व्यतीत कर पाएं। तो मैं शपथ एक एक लाइन पढ़ूंगा और आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसे मेरे साथ दोहराएं। मैं एक लक्ष्य सदैव अपने समक्ष रखूंगा और उसे प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत करूंगा। मैं समझता हूं कि उद्देश्य छोटा रखना खुद की प्रताड़ना है। मैं हमेशा हृदय में नेक भाव रखूंगा। इससे मुझे अच्छी छवि वाला चारित्र्य प्राप्त हो सकेगा। अच्छे चारित्र्य से घर में सामंजस्य का वातावरण बनेगा। घरों में सामंजस्य होने के फलस्वरूप राष्ट्र में
अच्छा अनुशासन निर्माण होगा। राष्ट्रों में अनुशासन होने के फलस्वरूप विश्व में शांति बनेगी। मैं सत्यनिष्ठा से कार्य करूंगा और सत्यनिष्ठा अबाधित रखते हुए सफलता प्राप्त करूंगा। मैं देश का एक अच्छा नागरिक बनूंगा। मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का और विश्व का अच्छा सदस्य बना रहूंगा। मैं सदैव जाति, पंथ, भाषा, धर्म, प्रांत आदि पर आधारित भेदभाव के बिना जीवित रक्षा तथा जीवन सुधार के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। किसी भी स्थिति में मैं क्या दे सकता हूं, यह विचार मेरे मन में सर्वतोपरि बना रहेगा। मैं हमेशा किसी भी पक्षपात के बिना हर मानवीय जीव के गरिमा की रक्षा करूंगा तथा उसे वृद्धिंगत करूंगा। मैं सदैव मेरे पर लगे दिन वृथा न बीते, इसका ध्यान रखूंगा। मैं सदैव स्वच्छ वसुंधरा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए कार्य करता रहूंगा। मेरे राष्ट्र के एक युवा के नाते मैं हमेशा अपना कार्य करता रहूंगा। मेरे सभी कार्यों में सफलता साध्य करने हेतु धैर्य से आगे बढ़ूंगा और दूसरों की सफलता में आनंद का अनुभव करूंगा। धन्यवाद।